आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बात की भी बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग हो रही है जिससे सही तस्वीर सामने आ सके। इस बीच केंद्र सरकार और आईसीएमआर ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी गई चिट्ठी में केंद्र ने टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने के साथ ही मौजूदा लैब्स में टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए भी कहा है। आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग का क्या हाल है। बीते 2 हफ्तों के दौरान दिल्ली में कोविड का मामला सबसे निचले स्तर पर है, यानी कि कोविड के जो मामले हैं वो सबसे कम अभी नजर आ रहे हैं पिछले हफ्ते से। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जगह ज्यादा से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को दिए गए जवाब में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कहा कि 2 लाख से ज्यादा किए गए एंटीजन टेस्टिंग में 19,000 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन जब नेगेटिव आए हुए 1300 से ज्यादा लोगों का फॉलोअप आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो इनमें से 243 कोविड पॉजिटिव पाए गए। आयुष्मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आयुष्मान, तो लगातार ऐसे कोशिशें की जा रही थी कि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, मगर अब ये सामने आ रही है बात कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट हैं उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है शायद। बिल्कुल गौरी, देखिए कल एक खत लिखा गया प्रीति सूदन जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं और बलराम भार्गव की तरफ से, और पूरे खत में सिर्फ जिक्र आरटीपीसीआर टेस्ट का था, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो गोल्ड लाइन स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन लोड को उजागर करने के लिए। ऐसे में अगर आप मौजूदा स्थिति देखें गौरी, तो कल दिल्ली में पहली बार काफ़ी दिनों के बाद 1000 से भी कम मामले आए हैं। ये तस्वीर अच्छी दिखती है, मगर जब आप टेस्टिंग के फिगर्स पे जाते हैं तो एक संशय सा बनता है, क्योंकि दिल्ली की अभी की मौजूदा स्थिति 20,000 से ज़्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट करने की है। दिल्ली ने सिर्फ 4,000 आरटीपीसीआर टेस्ट किए हैं, वहीं करीब 14,000 से ज़्यादा एंटीजन टेस्टिंग की गई है। अगर गौरी एंटीजन टेस्ट की बात करें तो जो उसकी स्पेसिफिसिटी है, मतलब जो पॉजिटिव पकड़ने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं 50% के करीब है, 50 से 80%। यानी अगर किसी को इन्फेक्शन लोड कम है, उसे कम बुखार है, तो वो व्यक्ति एंटीजन किट में नेगेटिव भी आ सकता है। इसीलिए जो ट्रू नेगेटिव है उसे नेगेटिव नहीं माना जाता। आरटीपीसीआर टेस्ट फॉलोअप टेस्ट के बारे में आईसीएमआर ने कहा है। दिल्ली सरकार के हलफनामे में हाईकोर्ट को दिल्ली सरकार ने बताया कि 2,80,000 लोगों का जो एंटीजन से टेस्टिंग हुई उसमें 19,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। कहीं ज़्यादा लोगों को फॉलोअप आरटीपीसीआर टेस्ट करना था, मगर करीब 1,300 लोगों का फॉलोअप आरटीपीसीआर हुआ, उसमें से भी 245 लोग पॉजिटिव निकले। मतलब कहीं ना कहीं मतलब साफ है कि जो ज़्यादा रिलायंस, कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसा जो एंटीजन टेस्ट पे दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि एंटीजन टेस्ट में 50 से 80% तक मामले सही आ सकते हैं और गलत भी आ सकते हैं। इसमें आरटीपीसीआर के दर को बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसीलिए सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आरटीपीसीआर के बदले में क्यों एंटीजन टेस्ट पर इतनी ज़्यादा निर्भरता दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल आयुष्मान, सवाल खड़े करती है ये रिपोर्ट। जाहिर सी बात है दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले हैं वो कम हो रहे हैं, मगर क्या उसके पीछे वजह ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जितनी संख्या में होने चाहिए उतनी संख्या में नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब दिल्ली सरकार ही दे सकती है। फिलहाल आयुष्मान, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए आपको बताते हैं मुंबई में टेस्टिंग और का क्या हाल है, उसके आसपास इलाकों में कोविड टेस्टिंग कैसी हो रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग लैब्स की कमी ने और भी स्थिति को गंभीर बना दिया है। मुंबई के आसपास 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से सिर्फ 3 कॉर्पोरेशन ही ऐसे हैं जिनके पास टेस्टिंग लैब की सुविधा है। यहां तक कि नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली और वसई विरार जैसे बड़े कॉर्पोरेशंस के पास भी अपना खुद का टेस्टिंग लैब अब तक नहीं है। इन इलाकों में टेस्टिंग का काम एंटीजन टेस्टिंग या फिर दूसरे इलाकों की लैब्स की मदद से किया जा रहा है। हालांकि एंटीजन टेस्टिंग तेज और आसान है, लेकिन टेस्टिंग लैब में होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट, जैसा कि आयुष्मान हमें अभी समझा रहे थे, उसकी तुलना में ये बहुत कम सेंसिटिव हैं। तो ये अपडेट आता हुआ मुंबई के आसपास के इलाकों से, जहां पर अभी भी टेस्टिंग की जो सुविधा है वो बहुत ज्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं है। वजह यह है कि वहां पर बहुत सारे इलाकों में अभी तक टेस्टिंग लैब नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर उनको एंटीजन टेस्टिंग
की मदद लेनी पड़ रही है, या तो फिर जो आसपास जिन जगहों पर टेस्टिंग लैब है वहां पर सैंपल्स भेजने पड़ते हैं और टेस्टिंग करवानी पड़ती है। और लगातार आपको बता दें कि 11 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में से केवल 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस मुंबई के आसपास ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के टेस्टिंग लैब हैं। आपको बता दें, बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे कि नवी मुंबई, मीरा भयंदर, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, इन इलाकों में अब तक खुद का कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। दिशा शाह हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। तो दिशा, पिछले 4-5 महीनों से पूरा देश लगातार कोरोना वायरस से जूझ रहा है। लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, मगर मुंबई के आसपास इलाकों का जो हाल है उससे साफ पता चलता है कि टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए शायद ही कोई कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 11 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की, इंक्लूडिंग जो काउंसिल्स हैं जो मुंबई की बाहरी इलाकों में हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 ऐसे जो एक काउंसिल और 2 कॉरपोरेशंस हैं जैसे कि पनवेल, पालघर और थाने हैं जिनके पास टेस्टिंग लैब्स है खुद की। और उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी इलाकों में बिल्कुल भी टेस्टिंग लैब्स नहीं है। और जी बिल्कुल, ये समय 4 महीने बीत चुके हैं जब कोविड की स्थिति पूरे कंट्री में है, और ये समय एक्चुअली इन कॉरपोरेशंस को यूज़ करना चाहिए था मजबूत करने के लिए, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, और वो नहीं हो पाई है। अब जो है बाकी कॉरपोरेशंस कब तक ला पाएंगी, अगले हफ्ते तक या नेक्स्ट मंथ तक, उसके बारे में अभी तक कोई टाइमलाइन जो है वो तय नहीं की गई है। सो टेस्टिंग लैब होना हर इलाके में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे केडीएमसी की बात करें, कल्याण के इलाके में बात करें जहाँ पे अभी हम हैं, 18,000 से केसेस बढ़ चुके हैं और ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सिटी है थाने डिस्ट्रिक्ट में, पर उनके पास खुद की टेस्टिंग लैब नहीं है। उनको जो है पेशेंट्स की सैंपल्स भेजनी पड़ती है या तो थाने या तो मुंबई, और 2-3 दिन लगते हैं रिपोर्ट्स को आने के लिए। तो ये 2-3 दिन में लोग कहाँ कहाँ जा रहा है, वो पेशेंट किन लोगों से मिल रहा है, कांटेक्ट किन किन लोगों से कर रहा है, तो उस वजह से जो इन्फेक्शन की जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हर एक इलाके में खुद का टेस्टिंग लैब होना ज़रूरी है ताकि टाइम बचे, रिपोर्ट्स जो है वो तुरंत 24 घंटे के अंदर मिले, और जो आगे की प्रक्रिया है, जो लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस करना, पॉजिटिव पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट मिलना, वो ज़रूरी है। दिशा, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि ये जो कॉरपोरेशंस हैं जहां पर अपने खुद के टेस्टिंग लैब्स नहीं हैं, वहां पर अगर किसी को कोरोना वायरस की टेस्टिंग करानी हो तो प्रोसेस आखिर होता क्या है, क्योंकि टेस्टिंग लैब उस इलाके में मौजूद नहीं है, और अगर किसी को अपना कोरोना वायरस का चेक कराना हो तो क्या प्रोसेस है जिससे गुजरना होता है? हम अगर ये कॉरपोरेशंस और काउंसिल्स की बात करें जहाँ पे टेस्टिंग लैब्स की सुविधा नहीं है, तो अगर कोई भी पेशेंट को लगता है कि उनको जाके टेस्ट करवाना है तो वो 1 या 2 ही अस्पताल के ऊपर डिपेंडेंट है जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग होती है। या तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा या कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल रहेगा जहाँ पे लोग जाके अपना कोविड का टेस्ट करवा सकते हैं, और वो जो सैंपल्स है वो जाते हैं या तो थाने के प्राइवेट लैब्स में या हॉस्पिटल्स में, या तो मुंबई के प्राइवेट लैब्स या हॉस्पिटल्स में। तो वो सैंपल्स जो है वो आने के लिए उनकी रिपोर्ट्स और वो फॉर इंस्टेंस कोई भी इलाके में पहुंचने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो इस वजह से है वो पूरे प्रोसेस जो है वो डिले होती है। अगर एक ही सिटी में एक ही अगर लैब की अगर सुविधा हो तो वही पेशेंट को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल सकती है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से या वो लैब से, तो जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है। जी, शुक्रिया दिशा इस सारी जानकारी के लिए। तो एक तरफ केंद्र और आईसीएमआर द्वारा राज्यों को लगातार सलाह दी जा रही है कि अपने राज्यों में, अपने केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, मगर हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं मुंबई के आसपास के इलाकों की जहां पर अभी तक टेस्टिंग लैब ही नहीं है, वहां से हम क्या उम्मीद करें कि कैसे टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार, केंद्र, सभी को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है।
मेरा नाव अपने कैंपेन के द्वारा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कोविड के खिलाफ लड़ाई में की गई कोताही को बीते कई दिनों में लगातार उजागर कर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने हालात का जायजा लेने के लिए सोमवार को उल्लासनगर का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में धारावी और वर्ली मॉडल अपनाने को कहा, जहां बीएमसी ने ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और आइसोलेशन पर ध्यान दिया था। उल्लासनगर इस समय आपको बता दें कि मुंबई और उसके आसपास के शहरों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बताया जा रहा है, जहां कोविड के मरीजों का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच गया है और अब तक 88 मौतें भी हो चुकी हैं। मिरर नाउ ने शनिवार को अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया था कि कैसे बेड्स और स्वास्थ्य सेवा की कमी के साथ टेस्टिंग लैब्स का ना होना इस इलाके की परेशानियों को और भी बढ़ा रहा है। N95 मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर आगाह किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वॉल्व लगे N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रेस्पिरेटर N95 मास्क का उपयोग नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि राज्यों को घर के बने कपड़ों के मास्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आती हुई अब ये खबर आ रही है कि जो N95 मास्क है, जिसको कि शुरुआत में बताया गया था कि काफी सुरक्षित होते हैं, आपको सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना वायरस से, अब ऐसी खबर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बोला है कि N95 मास्क जिसमें कि वॉल्व लगे हों वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए क्योंकि वो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रेस्पिरेटर N95 मास्क का उपयोग नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। आयुष्मान हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। आयुष्मान, शुरुआत से ही लगातार सरकार की ओर से ये सलाह दी जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क का उपयोग करें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और ये भी बताया गया था कि जो N95 मास्क है वो सभी मास्कों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और अब ये ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कि बोला जा रहा है कि N95 मास्क शायद इफेक्टिव इतना नहीं है। बिल्कुल गौरी, इस अगर एडवाइजरी को, इस लेटर को अगर आप देखें डीजीएचएस की तरफ से, तो इसमें N95 में लगे वाल्व्स, जो कि यहाँ पर आप प्लास्टिक की एक वाल्व देखते होंगे, उसकी बात कही गई है। इसमें यह साफ बताया गया है कि उससे जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसका संक्रमण मास्क के अंदर नहीं रहता, बल्कि बाहर निकलने के खतरे हैं। और ऐसे में अगर व्यक्ति सामने खड़ा है और उसने मास्क नहीं पहना है तो ये संक्रमण उसमें जा सकता है। ये तब हो रहा है गौरी, जब इससे पहले हमने देखा है कि WHO को कई साइंटिस्ट ने लिखकर ये बताया है कि कोरोना संक्रमण हवा में भी फैलता है। इसी तर्ज पर CSIR ने भी ये बात कही थी। शेखर मांडे, जो कि CSIR के निदेशक हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही थी कि मास्क पहनने का उपयोग है, लेकिन साथ ही साथ ये बात आपको याद रखनी होगी कि हवा में कुछ देर के लिए वायरस रहता है। ऐसे में जब आप इस तरह के कपड़े के मास्क पहनते हैं तो आपका जो एरोसोल है, जो आपकी जो छींकने के बाद जो मुंह के अंदर से हवा निकलती है, वो कहीं ना कहीं मास्क के अंदर रहती है। लेकिन अगर इसमें एक वाल्व लग जाता है तो वो उस वाल्व से कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी कारण ये एडवाइजरी लिखी गई है, ये लेटर लिखा गया है कि जो वाल्व वाले N95 मास्क है कहीं ना कहीं वो संक्रमण रोकने में बहुत ज़्यादा हद तक उपयोगी साबित नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस अब ये कहीं ना कहीं सामने बात आ रही है कि हवा से भी फैलता है, और ऐसे में पूरी तरह से मुंह और नाक को ढकने की बात कही गई है गौरी। आयुष्मान, शुक्रिया ये समझाने के लिए कि आखिर इस एडवाइजरी का मतलब क्या है। ये जरूर ध्यान रखिए, अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि मास्क जरूर पहनिए जब भी आप घर से निकलें, और ये ध्यान रहे कि जो मास्क पहन रहे हैं आप, जो उपयोग कर रहे हैं, वो आपको कोरोना वायरस से बचाने में सक्षम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत से आ रहे अपडेट्स के बारे में आपको बता देते हैं। बेंगलुरु में भी कोविड-19 का कहर जारी है। बेंगलुरु में पिछले एक महीने में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। शहर के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ कम करने के लिए वहां की जो सिविक बॉडी है उसने सभी अपार्टमेंट्स को एक एडवाइजरी जारी करते हुए उनके परिसर के भीतर कोविड केयर सेंटर बनाने की बात कही है।
अब आपको जान के हैरानी होगी कि शहर के हजारों रहवासी इलाकों में से केवल 4 अपार्टमेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने कोविड केयर सेंटर बनाया है। 16 अन्य प्रपोजल इस प्रपोजल के साथ अभी आए हैं। First of all, it's a policy decision to set up a COVID care center here. And then we got very good support from BBMP. Of course, in a way, we are also reducing their burden, their load. So BBMP officials came here and they did a feasibility study, and they assessed that this place is good for setting up a COVID care center. And then based on their inputs and based on their recommendation and suggestion, we are going ahead with this. The first day we started the meeting, then the ball kept rolling. There was no delay as such. And we had inducted some doctors also in the team. Initially they were not part of it, but we wanted them because their guidance is also very valuable. And there were no challenges. We didn't face any opposition also. And this is a particular idea or a facility which has been felt as necessary by most of the citizens living in apartments, RWs. Okay. Observation and documentation are the two prime things when we treat any particular infection or any particular disease condition. So what we did is, first of all, we rolled out this plan and told people in our society that stop panicking. It's a fever, definitely it's a flu-like fever, and it may come to people who are elderly or who are already compromised. So we want to put it out to our residents here that please do not panic, and if you have a fever, take a simple paracetamol and wait. If the fever doesn't resolve, talk to your doctor or talk to me in this case, and then we will take a call that whether that person requires hospitalization or he can be very well managed at home. तो जहां हमने आपको बताया कि बीबीएमपी यानी कि बेंगलुरु की जो सिविक बॉडी है, उन्होंने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को इस एडवाइजरी का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, वहीं सिविक बॉडी के प्रमुख ने और भी अपार्टमेंट्स को कहा है कि वो खुलकर सामने आए और इस एडवाइजरी का पालन करें। Number one is that maybe the reason for less number of apartments opting for this is probably there are better options. Maybe that may be one of the reason. Better options in the sense we also have allowed home isolation. So instead of coming to a COVID care center, the person can get isolated in the home itself, provided they have a separate toilet and a separate room. And secondly, from the corporation side, we also have set up a large number of capacity of COVID care centers. Then probably what I feel is that since these options are there, only those apartments, let us say if there are about 100 apartments and if there are 30 or 40 are vacant, such apartments they have set up, and so that a group of them can come together and people from one or the other apartments can be, they can be housed in this COVID care centers. COVID care center means it is just not converting your common area into some rooms and allowing the COVID patients to stay there. A set of protocols have to be followed, with a strict adherence of protocol and cleaning and the solid waste management. This is a whole set of things are involved. So that is the reason probably they don't come forward. But at the same time, wherever there is a possibility, ultimately what I see is wherever there are vacant apartments, the private people will come there and to set up so that people can come and occupy this. Anyhow, we have given this options to have this private COVID care centers in hotels. Okay. So similarly, these apartments also will be turned up for those people who can afford and who can go and stay in these centers. So this also things is an evolving process. It will happen. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मिरर नाउ।